लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आपको पता है पिछले सप्ताह शनिवार को लोकसभा चुनाव की जो है तिथि की घोषणा हो गई है ना। जनरल इलेक्शंस की जो डेट आ गई है, मैंने आपको ग्रुप में भी इन्फॉर्म किया था। और साथ ही साथ इसके साथ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया देश में, यानी देश में चुनाव आचार संहिता भी लग गई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि अब ये पूरा जो माहौल है अगले 3 महीने, अब आप देखिए मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल मई जून, 3 महीने लंबा प्रोसेस है, काफी लंबा प्रोसेस है। 4 जून को नतीजे आएंगे चुनाव परिणाम के, और फिर नई सरकार का गठन होगा। इसी बीच हमारा पॉलिटी भी चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम हम सब समझ रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं। तो ये आप समझ रहे हैं, बहुत एक अप्रोप्रिएट टाइम पर चीजें भी चल रही हैं, सब्जेक्ट भी वही चल रहा है और देश का माहौल भी ऐसी बना है। फिलहाल हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था प्रियंका जी? लास्ट क्लास में हम कहां पर थे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में? संविधानवाद हमने स्टडी किया है, ठीक है। अब हम आगे आएंगे, अब हेडिंग डाल दीजिए आप, भारत का संविधान। अब हम भारत के संविधान की तरफ बढ़ रहे हैं, पर थोड़ा सा क्या है, मेरी आज तबीयत नासाज है क्योंकि यहाँ जो है टेम्परेचर कम है। और जहां मैं गया था मध्य प्रदेश, उज्जैन, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, भोपाल में बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां टेम्परेचर अभी से बढ़ने लगा है। आपको पता है उज्जैन वो क्षेत्र भी है जहां से हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, कर्क रेखा। कर्क रेखा पड़ी थी, भारत के 8 राज्यों से पास होती है और उनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है, जिसमें सबसे लंबा क्षेत्र है उसका। और मध्य प्रदेश में ही एक नगरी है जिसका नाम है अवंतिका, प्राचीन काल में आपने पढ़ाई थी अवंती नगरी। अवंती का अभी नाम है उज्जैन, जो भगवान शिव यानी महाकाल की नगरी कही जाती है। वही महाकाल के दर्शन करने में गया था, तो वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, अभी से गर्मी बढ़ने लगी है। और अभी हम तारीख देख रहे हैं, क्या है आज तारीख, क्या है 18, तो 14-15 को मैंने दर्शन किए, तो उस टाइम आप देखिए अभी सूर्य कहाँ पहुंचेगा, भूमध्य रेखा पर पहुंचेगा। अभी प्रॉपर पहुंचा भी नहीं है, यही टाइम रहता है। और फिर उसके ऊपर बाद सूर्य किस तरफ बढ़ेंगे, कर्क रेखा की तरफ, तो कितनी गर्मी होती होगी वहां पे सोचिए आप। लेकिन हम हायर लैटिट्यूड्स में है ना, वो लोअर लैटिट्यूड का पार्ट है, लोअर लैटिट्यूड में ज्यादा गर्मी होती है, वो निम्न अक्षांश में है, हम ऊपर ऊपर अक्षांश में, 23.5 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है वो। और फिर हम 24, 25, 26, 27, 28 ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो टेम्परेचर आपको पता है, सूर्य की जो किरणें पड़ती है अधिकतम कहां तक पड़ती है, वो कर्क रेखा तक। तो वो कर्क रेखा पर ही वहां पर एक मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर। 3 दिन पहले वहां पे गोविंदा भी आए थे, पूजा हुई थी कुछ और शूटिंग भी चल रही थी। तो वही मंगलनाथ मंदिर में जब मैंने वहां पता किया, पुजारियों से वहां पढ़ा, तो वो मंगलनाथ मंदिर ही वो मंदिर है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। मैंने उसको देखा, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, पढ़ा रहे थे हम ये, तो वहीं पे मैं देख के भी आया हूं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से शहर कर्क रेखा के आसपास बसे हैं, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग बात करेंगे अब भारत के संविधान की। इसका सामान्य परिचय मैं आपको दे चुका हूं। भारत का संविधान आप जानते हैं किस प्रकार का संविधान है, क्या इसकी प्रकृति है। आज हम इसके 3-4 पक्षों के ऊपर बात करते हैं। पहला, हेडिंग तो आप डाल देंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेटा आप कब से आए? अच्छा आपका आज फर्स्ट दिन, ठीक है, बैठ जाइए। कहाँ से आप? ठीक है। भारत का संविधान देखिएगा जरा सभी लोग, भारत के संविधान को कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या इसमें पक्ष है इसके। एक है, भारत के संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसकी झलक मैंने आपको दे दी थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि याद होगा आपको, विभिन्न एक्ट आपको बताए थे, अब तक सबको याद हो गए होंगे, कब किस समय पर कौन सा अधिनियम आया और उसने भारत के संविधान निर्माण में जो आज का संविधान है उसमें जो भूमिका निभाई। तो एक तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। दूसरा जो इसमें पक्ष है वो ये है कि हमारे संविधान, जो भारतीय संविधान है, इसका क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं, भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वहां से भी प्रश्न बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या फीचर्स हैं हमारे संविधान की। तीसरा, भारतीय संविधान के बारे में हमें पता होना चाहिए संविधान के स्रोत, क्या क्या सोर्सेज हैं, कहां से हमने संविधान में चीजें ली हैं,
अर्थात विधि के शासन की बात होती है तो वो कहां से लिया है। न्यायपालिका की बात होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका की, वो कहां से लिया है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की जब बात करते हैं वो कहां से लिया है। यानी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, वो किस कंट्री से इंस्पायर है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में यहां से भी आपका प्रश्न बन जाता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो निर्माण रहा, निर्माण और निर्माण की प्रक्रिया, क्या इसकी प्रक्रिया रही, कौन कौन से मिशन आए, कौन कौन से प्लान आए, उसके तहत इसका निर्माण हुआ। और फिर आप देखते हैं हमारी संविधान सभा, संविधान सभा। अब ये सारे टॉपिक आप देखें एक बार, तो लक्ष्मीकांत जो चैप्टर, जो आपकी बुक है उसका जो पहला चैप्टर है, उसी में सारी बातें लिखी गई हैं। यानी कि भारत की संविधान सभा ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया है, ये आप जानते हैं। और संविधान सभा का गठन किन परिस्थितियों में हुआ, संविधान सभा की मांग कब उठी, कहां से उठी, कब अंग्रेज उस मांग को मान गए, उसके लिए राजी हुए, और कैसे करके फिर हम इस स्थिति तक पहुंचे। तो भारत का संविधान एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया, उसका इतिहास काफी बड़ा है। तो एक पक्ष ये वाला है, पहला वाला, ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जहां पर मैंने बात की थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन जो हुआ, एज अ ट्रेडर वो कंपनी आई, लेकिन विद टाइम, समय के साथ कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ी और धीरे धीरे कंपनी ने भारत पर शुरू में अप्रत्यक्ष रूप से ही अपना शासन क्या किया, स्थापित किया, भारत में शासन करने लगी। इसी क्रम में 1773 का वर्ष हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक प्लासी का युद्ध हो चुका था, बक्सर का युद्ध हो चुका था, वॉन्डी वॉश का युद्ध हो चुका था, कंपनी की स्थिति भारत में मजबूत होती जा रही थी। और प्लासी का युद्ध वो पहला इंसिडेंट है जहां से भारत में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को मजबूत किया ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। उसके पश्चात 1764 में बक्सर के युद्ध ने तो एकदम से पूरी तस्वीर ही बदल दी। अगले साल 1765 में एक संधि पड़ी थी, इलाहाबाद की संधि। इसके तहत जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, इसके क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, बिकॉज ऑफ दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार मिले। और फिर पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो एक एक्ट लाया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वही एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर मैंने आपको पूरा एक चार्ट बताया था, 1773, 1781, याद है, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, फिर 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935। तो ये सारे अधिनियम जितने मैंने वर्षों के नाम लिए, इन समय समय पर अलग अलग अधिनियम आए। उन अधिनियमों के बारे में आप अध्ययन कर रहे होंगे, इतिहास में भी कर रहे होंगे, और इसमें भी हम थोड़ी बहुत झलक उनकी देखेंगे। उसके बाद 1935 का अधिनियम ही भारतीय संविधान की रीढ़ है, क्योंकि भारतीय संविधान का 65% हिस्सा आज भी जो है वो 1935 के अधिनियम से ही लिया गया, लगभग 65% हिस्सा। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें एक टाइम पे नहीं आई, क्योंकि जैसे जैसे भारत के समाज में परिवर्तन हो रहा था, अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे भारत में मजबूत हो रहा था, अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए उन्हें सुधारों की भी आवश्यकता पड़ रही थी। समय समय पर वो भारतीय समाज, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार कानूनों में क्या कर रहे थे, परिवर्तन कर रहे थे। उन्हीं परिवर्तनों की एक श्रृंखला चली, और उसी श्रृंखला के तहत सबसे इंपॉर्टेंट 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। और ये किन परिस्थितियों में आया, हिस्ट्री आपने पढ़ी है, हिस्ट्री आपने पढ़ी है, किन परिस्थितियों में आया। 1935 के अधिनियम से पहले क्या बड़ी घटनाएं हुई थी, पिछले 5, 10, 15, 20 सालों में क्या बड़ी घटनाएं हुई थी, बताइए जरा। 1935 के अधिनियम में हिस्ट्री में पहुंच गए, या कहां पहुंचे अभी तक। तो पहले कभी अपने स्तर पर तो पढ़ा होगा, पहली बार तो आप हिस्ट्री पढ़ नहीं रहे ना, पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं। 10th में तो सबने 10th तो पास करके आए ना सब, और 10th में तो यही होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हाँ बताइए। देखिए, इससे पहले आपको मैंने भी आपको हिंट दी थी, पर आप भूल जाते, पता नहीं क्यों भूल जाते। 1935 के अधिनियम के पीछे 3 बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, हिस्ट्री के लिए भी और पॉलिटी के लिए भी। क्या इंपॉर्टेंट है सर, हमें पता है कि 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान में इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं, मानते नहीं है। उससे पहले क्या इसका इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड रहा, पहली चीज
1919 में हमारे पास रिफॉर्म्स आए थे जिन्हें हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1927 में एक कमीशन बना था, साइमन कमीशन। कक्षा 10 में आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी है, साइमन कमीशन गो बैक, ऐसे नारे लगे थे। साइमन कमीशन जो आया बना 1927 में, ये 1928 में भारत आया था। याद होना चाहिए आपको, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय आयोग था जिसमें सारे लोग अंग्रेज थे, व्हाइट थे, इसीलिए इसको ऑल व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, हिंदी में श्वेत कमीशन इसे कहते हैं। 1928 में जब ये भारत आया तो इसका भारत में जगह जगह विरोध हुआ था। कहां के लिए रहा था? भारतीयों की मांग थी संवैधानिक सुधार की। भारतीय चाह रहे थे कि भारत में प्रशासनिक, भारत में संवैधानिक सुधार हो, अर्थात भारतीयों को अंग्रेजी प्रशासन में अधिक से अधिक भागीदारी मिले, भारतीयों का उसमें श्रेय, भारतीयों का शेयर, हिस्सेदारी बढ़े शासन प्रशासन पे। तो उसी क्रम में भारत में क्या संभावना है, क्या सुधार किए जा सकते हैं, और 1919 का कानून कितना भारत में सही तरीके से काम करा या नहीं करा, उसके पक्ष विपक्ष को जानने के लिए इन्होंने कमीशन बनाया। और ये कमीशन आया, ये कमीशन किसकी चीज के लिए आया था? 2 कारणों से आया था। 2 कारण है। पहला कारण क्या है? 1919 का अधिनियम कितना सफल रहा या नहीं रहा। भाई हम सरकार क्या करती है, कोई भी पहले एक एक्ट लागू करेगी, फिर उसका देखेगी ना कि इसका सुधार हुआ या नहीं हुआ। हमने कानून लागू किया, सपोज हमने ट्रिपल तलाक हटाने के लिए कानून लाई सरकार, फिर उसको देखेगी ना कि इस कानून आने के बाद कितने ऐसे मामले आए, कितने नहीं आए, कितने मामलों में क्या कार्रवाई हुई, किसी भी चीज का एनालिसिस किया जाता नहीं किया जाता। तो अंग्रेजों ने भी एक कानून लाया था 1919 में, जिसे आप फेमसली बोलते हैं क्या? मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इससे पहले याद कीजिए 1909 में आने कानून आया था, क्या आया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं ना, जिसमें मुसलमानों को पृथक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उससे भी। 1909, 10 साल बाद 1919। अब 1919 में 10 साल बाद आना था फिर कानून, 10 साल बाद उसी में लिख दिया था कि इसकी एक समीक्षा होगी, समीक्षा करने के लिए। 1919 के 10 साल बाद क्या आ रहा था? 1929। लेकिन कानून 2 साल पहले आ गया क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव था, पहली सरकार ने एक कमीशन बना दिया, उसी कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। 1927 नवंबर में बना, 1928 भारत फरवरी में पहुंच गया। फरवरी 1928 में भारत आया। भारत में अलग अलग पक्षों से बात की, भाई कांग्रेस भी है, ठीक है, मुस्लिम लीग भी है, हिंदू महासभा भी है, अंबेडकर भी है, अलग अलग पक्ष थे ना, राजे रजवाड़े भी हैं, प्रिंसली स्टेट्स भी थी, सभी पक्षों से बात की। भारत के भावी संविधान के ऊपर, भारत के भावी भविष्य के ऊपर बात चल रही थी कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। और इसी क्रम में जब इसका भारत में विरोध हुआ तो मैंने आपको बताया था, इसने भारतीयों को बोला कि भाई तुम हमारा विरोध कर रहे हो, क्यों कर रहे हो हमारा विरोध? तो हमने बोला भाई तुम हमारी परेशानियों को जानने आए हो, हमारी महत्वाकांक्षाओं को जानने आए हो, लेकिन कम से कम उसमें कोई भारतीय तो रखो। तुम तो सारे अंग्रेज हो, सारे एक ही रेस के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो हमारा क्या दर्द समझेंगे, क्या परेशानी समझेंगे? कोई तो भारतीय इसमें है ही नहीं। तुम तो अपने हिसाब से चीजें बनाओगे, अपने हिसाब से रिपोर्ट पेश कर दोगे। तो फिर इन्होंने हमें चैलेंज किया, अंग्रेजों ने, कि अगर तुम भारतीयों के अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम खुद एक संविधान का मसौदा तैयार कर दो। भाई साइमन का तुम विरोध कर रहे हो, तुम कर सकते हो तो तुम करके दिखाओ। हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, और मैंने आपको बताया था 1928 में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, बहुत बड़े वकील थे वो भी, एक कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट आती है जिसे बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट किसका जवाब है? साइमन कमीशन का जवाब है। और आपसे कभी पूछा जाए पॉलिटी में चाहे हिस्ट्री में, भारतीयों ने पहला प्रयास कब किया, भारतीयों ने अपना पहला मसौदा कब का बनाया संविधान का? 1928 में। ये पहला प्रयास था हमारे द्वारा कि हमने साइमन कमीशन के जवाब में एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसी क्रम में आप जानते हो साइमन कमीशन ने लगातार चर्चाएं की, 2 बार उसने यहां पर आया, 2 बार अलग अलग चर्चाएं की। इसी क्रम में लाहौर गया था वो, पंजाब में लाला लाजपत राय की ऊपर लाठीचार्ज का जो प्रकरण हुआ वो भी साइमन के विरोध में। यह भी प्रश्न आ रखा है कि लाला, यूपीएससी आईएएस में आ रखा है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई, किस आंदोलन में या किस कमीशन के विरोध के दौरान? तो आपको पता होना चाहिए लाला लाजपत राय का मृत्यु का संबंध किससे है? भाई लाल बाल पाल आप 3 पढ़ते हैं,
बाल गंगाधर तिलक का निधन तो 1 अगस्त 1920 को हो गया था, जब वो नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था। और लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शेरे पंजाब। भगत सिंह और लाला लाजपत राय दोनों को शेरे पंजाब कहा जाता है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में 17 नवंबर को, जब वहां लगातार उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो आप जानते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, क्योंकि उन्होंने किसका विरोध किया था? साइमन कमीशन का। आपने पढ़ा होगा एक सैंडर्स हत्याकांड, बाद में भगत सिंह, सुखदेव, सैंडर्स को रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जिसने ऑर्डर्स दिए थे वहां पे लाठीचार्ज के। तो ये 1928 में घटना होती है, ये सब इसी के दौरान हो रहा है। उसके बाद 1929 और उसके बाद लास्ट 1930। 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट लंदन में सौंप देता है, और उसी के क्रम में बड़े स्तर पर बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है गोलमेज सम्मेलन, आरटीसीज। कितने आरटीसीज हुए थे? तीन गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए? 1930, 31 और 32। कांग्रेस ने किसमें पार्टिसिपेट किया? 31 में, बिल्कुल सही, दूसरे गोलमेज सम्मेलन। कौन गया था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू, ये 3 लोग गए थे 1931 में। कांग्रेस जो मेन पार्टी है, बाकी हिंदू महासभा और बाकी सभी लोग, मुस्लिम लीग और सब पहुंचे थे, ठीक। और अंबेडकर तीनों में गए थे, ये भी आपको पता होगा, अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए। इन सब के दौरान जो चर्चाएं हुई, चाहे वो गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे वो साइमन की रिपोर्ट हो, चाहे वो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट हो, इन सब का ये समझ लो ये समुद्र मंथन चल रहा है। और इस समुद्र मंथन से जो एक बोलते ना अमृत निकलना, वही है 1935 का भारत शासन अधिनियम। उसके पीछे इतनी सारी एक्सरसाइज है। तो 1935 का जो एक्ट आया, वो क्यों भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? क्योंकि 1935 के एक्ट में बहुत सारे पक्षों को ध्यान में रखा गया, बहुत सारी चीजों को, और उसकी हिस्ट्री पूरी की पूरी मैंने आपको बता दी। और हिस्ट्री सारी लिंक है। 1919 से पीछे जाए 1909 में, और पीछे जाएंगे 1892 में, धीरे धीरे करके। तो ये पूरा एक पक्ष होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप अपनी किताब से कि क्या भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही। फिर रही विशेषताओं की बात और स्रोत की बात। इसमें आने से पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया। मैंने आपको क्या बोल दिया? आपको क्या पढ़ना स्टार्ट करना है? फैक्चुअल डेटा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान के संदर्भ में जितने भी अधिनियम आए पिछले, उनको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करना है। दूसरी बात, निर्माण प्रक्रिया। इसका तरीका मैंने बता रखा है कैसे पढ़ना है। निर्माण प्रक्रिया क्या है? निर्माण प्रक्रिया, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। तो बनाया किसने संविधान? संविधान सभा ने। अब संविधान सभा ने बनाया, तो फिर हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। संविधान सभा की मांग कब उठी, कैसे उठी? तो लक्ष्मीकांत पढ़ो, कोई किताब पढ़ो, सबसे पहली बार वो जो मांग की बात करते हैं 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय, एक व्यक्ति है एम एन रॉय, उनके द्वारा संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग उठी 1934। 1935-36 का समय, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मांग को उठाया। फिर आप 37-38 का समय देखते हैं, जब आपको पता होगा हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन चला था, सुभाष बाबू भी आ गए थे। सुभाष बाबू बने थे ना पहली बार अध्यक्ष, हरिपुरा सेशन, त्रिपुरी सेशन। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आए। 1942 में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन। और फिर आप देखते हो 1946 में कैबिनेट मिशन। तो एक लंबी प्रक्रिया है, कोई चीज याद है नहीं है वो तो मैं करा दूंगा। एक चीज जरूर ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन। कौन सा? कैबिनेट। जैसे एक साल आपको ध्यान रखना है 1935 का अधिनियम याद रखना है, वैसी सारे जितने भी आपके मिशन आए, जितने भी प्लान आए, उन सब में एक को याद रखिए, कैबिनेट मिशन। फिलहाल इसको ध्यान रखिए। कैबिनेट मिशन के बारे में कौन कौन जानता है भाई? कब आया, कितने लोग थे, किसने भेजा? कैबिनेट मिशन का नाम, पहली बात तो कैबिनेट मिशन क्यों है, इंटरव्यू में पूछा गया है। क्यों है कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन? किसने भेजा, कौन प्रधानमंत्री थे, कौन सी सरकार थी? देखिए, प्रधानमंत्री उस टाइम ब्रिटेन के कौन थे, बता रखा है आपको कई बार, क्लेमेंट क्लेमेंट एटली। कौन सी पार्टी चल रही थी? लेबर पार्टी, लेबर पार्टी की सरकार थी। कितने लोग थे? 3 मेंबर्स। तीनों के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद है?
पीएम ये हो गए, पॉलिटिकल पार्टी ये हो गई, मेंबर्स ये है। किस किस को याद है तीनों के नाम? हाँ भाई, आयुष को याद है? अभी तक याद ही नहीं हो रहे नाम उनके, आपको पता है? सर पैट्रिक लॉरेंस हाँ, पैट्रिक लॉरेंस। और एक एवी एलेक्स, उनका नाम तो एलेक्स जेंडरसन। एक सेकंड, उनसे पहले आप, हाँ वो आपका सही है, उनसे पहले आप लिखिए स्टेफर्ड क्रिप्स। और आप एक सही बोल रहे हैं, एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों में तीन लोग आए, इन तीनों में हेड कौन था, कौन प्रिसाइड कर रहा था? पैट्रिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये, भारत सचिव उस समय। अच्छा एक बात बताइए, जिस समय ये आया वाइसराय कौन थे? भारत में वाइसराय कौन थे? माउंटबेटन अभी कहां से आ गए? माउंटबेटन तो 1947 में आते हैं। ये कब आ रहा है प्लान? 1946 में। माउंटबेटन से पहले कौन थे? वेवेल। कौन थे? लॉर्ड वेवेल। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आ रही है। कैबिनेट मिशन योजना किस प्रधानमंत्री के द्वारा भेजी गई? क्लेमेंट एटली के द्वारा। कौन सी पार्टी से संबंध था? लेबर पार्टी। इन्हीं का नाम याद रखना है, इन्हीं के दौरान हमें आजादी मिलेगी, यही पार्टी का शासन रहेगा। इनसे पहले प्रधानमंत्री तो बहुत खड़ूस थे। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? क्लेमेंट एटली से पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, विंस्टन चर्चिल। और चर्चिल तो बहुत ही पागल व्यक्ति थे, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर वो बहुत खड़ूस थे, भारतीयों के प्रति अच्छे नहीं थे वो। तो ये प्रधानमंत्री आया क्लेमेंट एटली, तो भारत को आजादी मिलने का प्रक्रिया तेज हुई। क्लेमेंट एटली, इन्हीं की सरकार ने भेजा कैबिनेट मिशन, लेबर पार्टी की सरकार थी। 3 मेंबर थे इसमें, वो 3 मेंबर कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। हेड कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। क्यों बोलते हैं कैबिनेट मिशन? क्योंकि ये तीनों प्रधानमंत्री की कैबिनेट के मंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन थे? अब इनकी सरकार के मंत्री, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री है निर्मला सीतारमन, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन तीनों को कहीं भेज दें हम, तो तीनों प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के मेंबर हैं, तो उस मिशन को क्या बोलेंगे? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों बोला जाता है? बिकॉज दीज 3 मेंबर्स वर दी मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब एक बात सुनो, ये तो बहुत हाई लेवल, बहुत ही उच्च स्तर का एक पूरा का पूरा मिशन आ रहा है ना। प्रधानमंत्री के कैबिनेट के मंत्री आ रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री और सरकार पूरी सीरियस है भारत को आजाद करने के लिए और भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहां पर तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, तीनों ब्रिटिश सरकार में मंत्री थे। और वैसे भी जो भारत सचिव होता था उसका पद ही, भारत सचिव कहां बैठता था? हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां बैठता था? ब्रिटेन में बैठता था। भारत में कौन बैठता था? वाइस रॉय। और वाइस रॉय और जो आपका सेक्रेटरी स्टेट होता था, वो दोनों के बीच में संपर्क रहता था, तभी भारत का प्रशासन चलता था। ये सब व्यवस्था कब हुई थी? भारत सचिव का पद कब आया था? 1858 में, क्रांति के बाद। भारत सचिव जो होता था वो भारत के सारे मामले देखता था, ब्रिटेन में बैठा बैठा, लंदन में बैठा बैठा, और यहाँ रिपोर्ट लेता रहता था वाइसराय से, वाइसराय रिपोर्ट भेजता रहता था। भारत कैसे चलता था? हमारा शासन प्रशासन भारत में होता था वाइसराय जो दिल्ली में बैठता है, वो भी 1912 से पहले राजधानी कलकत्ता थी। 1912 में आपको पता है वो पूरा ट्रांसफर हुआ, पहले राजधानी कलकत्ता थी हमारी। तो वाइसराय और उधर कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनके बीच में तालमेल रहता था। वो लंदन में बैठा बैठा सारी रिपोर्ट वाइसराय वहां उसको भेजेगा और वो वहां की पार्लियामेंट में रखेगा। इस तरह से पूरा एक सिस्टम चलता था। तो यहां पर ध्यान रखना है, ये पैट्रिक लॉरेंस वही व्यक्ति है जो कि क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव। ठीक, ये पद कब शुरू हुआ? 1858 में। पहला कौन था? लॉर्ड स्टैनले, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, तीनों नाम याद होने चाहिए। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे बड़ा काम तो ये कर दिया कैबिनेट मिशन ने, इन्होंने बोला पाकिस्तान नहीं बनेगा। अब आप बताओ, साल चल रहा है 1946 और बात हो रही है कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये तो बड़ा बवाल हो गया। आपको पता है ना अगले साल पाकिस्तान बना। आज आप जानते हैं दुनिया में एक मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन, प्रधानमंत्री की कैबिनेट के मंत्री आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं
वी रिजेक्टेड द फुल फ्लेश्ड डिमांड ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अब तभी तो बवाल हुआ। अब जब ये ऐसा होगा तो आप समझिए, क्या मुस्लिम लीग चुप बैठेगी? आपको पता है 1946 में ही एक तारीख है, 16 अगस्त 1946। ये जून में आ रहा है सब कुछ, जून में ये सब प्रपोजल आ रहे हैं, और अगस्त का महीना आपको पता है, जुलाई के बाद अगस्त आता है, जून जुलाई अगस्त। क्या हुआ था इस तारीख को, क्यों बदनाम है ये? पाकिस्तान आजाद हुआ, अभी तो भारत ही आजाद नहीं हुआ। 16 अगस्त 1946 क्यों बदनाम है? पार्टीशन हो गया अभी, अभी भारत आजाद हो नहीं रहा, पार्टीशन का। अगस्त 1940 में, हम 47 बोल रहा हूं मैं, 46, हाँ 46, भाई मैंने 46 तो लिखा है, 46। क्या हुआ था इस तारीख को? इसे बोलते हैं सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। यानी इसमें हुआ था रक्तपात, खून खराबा, हिंदू मुसलमान दंगे, इतने भयंकर दंगे हुए ताकि पार्टीशन इनएविटेबल हो जाए। मतलब इतना खून बहा, इतने दंगे हुए कि यह निश्चित हो जाए कि अगर पार्टीशन नहीं होगा तो अंग्रेज तो चले जाएंगे, पर भारत का क्या होगा? भारत में दो संप्रदाय आपस में भिड़ जाएंगे बहुत भयंकर। ये बड़ी प्लानिंग थी मुस्लिम लीग की। वो ये दिखाना चाहते थे कि देखो भाई, हमें अलग देश दे दो, और नहीं दोगे तो खून खराबा होगा। तो ही तो अंग्रेजों को आगे फिर घुटने भी टेकने पड़े। तो ये 1946 16 अगस्त, इसको बोला जाता है सीधी कार्रवाई दिवस। बंगाल में, नुआखाली में, जगह जगह हिंदू और मुस्लिम भिड़ गए। जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, बहुत भयंकर स्तर पर दंगे फैले हुए, और गांधी जी जगह जगह शांत भी कराने गए, समझ रहे हो? और ये दंगे लगातार अब चलते रहेंगे 1947 तक। भाग मिल्खा भाग देखी होगी आपने, गदर देखी होगी, गदर 1 जो पहले आई थी, वो पूरा पीरियड वही है। ये लगातार प्रक्रिया, क्योंकि पार्टीशन होगा, इतने बड़े देश का पार्टीशन हो रहा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का माइग्रेशन होगा बड़े स्तर पर। ये कि इसी घटनाक्रम के बीच में बड़ी बात क्या है, हमारा संविधान बनना शुरू हो रहा है। इसी घटनाक्रम के बीच में हमारे संविधान का काम शुरू हो रहा है। तो हमारे संविधान का काम शुरू हुआ कैबिनेट मिशन के तहत। कैसे बनेगा संविधान? भारत की स्थिति देखिए उस वक्त, यह है पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, बनाओ जरा संविधान। कितने अलग अलग धर्म, कितनी अलग अलग जातियां, कितने अलग अलग लोग, भाषा, संस्कृति। अब ये टाइम ऐसा आ रहा है कि अंग्रेज भारत को छोड़ रहे हैं, और भारत को खुद अपना आइन बनाना है, अपना मुस्तकबिल, अपना किस्मत, अपना भाग्य, अपना फॉर्च्यून डिसाइड करना है कि क्या करें आगे। अब उस वक्त की स्थिति देखिए, भारत की स्थिति आज जैसी है, वो तो गर्व है हमें सरदार पटेल पर, वरना जिस मध्य प्रदेश में मैं गया वो अलग ही देश होता। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें वीजा लेना पड़ता, और मैं बोलता देखो मैं मध्य प्रदेश गया, मैं इंटरनेशनल यात्रा से आया, मैं ऐसा बोलता। आज हम ऐसा नहीं बोलते, आज हम तमिलनाडु जाए, केरल जाए, कहीं जाए, भाई आप समझ रहे हैं कैसी देश बना होगा, कितनी शहादतें गई होंगी, कितना आप समझिए रक्तपात हुआ, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के निर्माण के लिए कि देश एक रहे मजबूती के साथ। इतने धर्म है, इतनी जाति है, इतना लोग भिड़ते हैं आपस में, इतने मतभेद हैं। कैसे स्थिति देखो उस वक्त, ये भारत है, भारत में कंट्रोल किसका है? ब्रिटिशर्स का। अब देखो, हम दो टर्म इस्तेमाल करते हैं, एक हम बोलते हैं ये पूरे भारत में स्थिति क्या है, ब्रिटिशर्स का रूल तो है, पर एक है जहां पे उनका प्रत्यक्ष शासन है, और एक है जहां पे उनका अप्रत्यक्ष शासन। पूरा ये, इसको पूरा नाम क्या बोलेंगे? अभी कोई पाकिस्तान पुकिस्तान कुछ नहीं बोलेगा, इसको बोला जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। ज्योग्राफिकल टर्म है वैसे ये, यानी आज का भारत, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश और म्यांमार था पहले हमारे साथ ही। 1935 के एक्ट में म्यांमार अलग हुआ। तो जो 1935 में म्यांमार अलग ना हुआ होता
तो और अंग्रेज उस परिस्थिति में छोड़ रहे होते तो म्यांमार शायद हमारे साथ होता। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, श्रीलंका पे भी अंग्रेजों का कब्जा था, सिलोन बोलते थे उसे, क्या बोलते थे, सिलोन। अब परिस्थितियां बदल रही है, किस तरह से चीजें हो रही हैं, दो तरीके से। ब्रिटिशर्स का कंट्रोल तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आपका म्यांमार, बर्मा जिसे आप बोलते हैं, वो छोड़ो आप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो मेन हमारा जो इंडिया का पार्ट था। ब्रिटिशर्स जहां पर डायरेक्ट कंट्रोल करते थे उसे प्रत्यक्ष शासन हमने बोल दिया। जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था वहां पे राज कौन करेगा, वहां पे राज करेंगे राजा रजवाड़े, प्रिंसेस, राजघराने। तो भारत में एक तरफ शासन राजघरानों का चल रहा है, वहां पे अंग्रेजों का दखल नहीं, अपने हिसाब से शासन चलाओ। अंग्रेज राजा को परेशान नहीं करेंगे, बस राजा एक निश्चित अमाउंट देता रहे उन्हें। दूसरी बात, राजा अपने ऊपर माने किसको, ब्रिटिश ताज को, यानी ब्रिटिश ताज तो है ही सबसे ऊपर, ब्रिटिश क्राउन। यानी जब ब्रिटेन का राजा या रानी भारत आएगा, जब आए थे ना जॉर्ज पंचम, क्वीन मैरी, पढ़ा होगा आपने, जॉर्ज फिफ्थ, क्वीन मैरी, तो भारत के राजा रजवाड़े जो अलग अलग प्रांतें हैं, अलग अलग रियासतें हैं, वो उनके सामने नतमस्तक होंगे। यानी आपको अपना सुप्रीम हेड किसको मानना है। हालांकि आप अपना शासन चलाते जाइए, जैसे हमारे उत्तराखंड में टिहरी रियासत चल रही थी, हम, मेरा जो जिला है पौड़ी, यहां पर तो अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था। ये उत्तरकाशी और ये टिहरी का क्षेत्र, यहां राजा का शासन चल रहा था। एक ही टाइम पर हमारे पौड़ी में और ये देहरादून का क्षेत्र ये अंग्रेजों के कंट्रोल में था, टिहरी और उत्तरकाशी राजा के कंट्रोल में था। लेकिन वो राजा अपने आप में राजा है, उस राज्य के लिए सब कुछ है, लेकिन वो अंग्रेजी महारानी से हेड नहीं है। पैरामाउंटेसी एक शब्द होता है अंग्रेजी का, पैरामाउंटेसी, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी है, यानी सबसे ऊपर सुप्रीम, ब्रिटेन का ताज। समझ में आ गई बात। दूसरा वो क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन चल रहा है, जैसे बॉम्बे, जैसे मद्रास, जैसे आप देख रहे हो आपका कैलकाटा। इस तरह से अंग्रेजों ने पूरे भारत को बांट रखा था, जहां पर डायरेक्ट कंट्रोल था। इस तरह से अंग्रेजों ने पूरे भारत को बांट रखा था, कितने भागों में, 11 प्रोविंसेस। जैसे आज भारत को हमने कितने भागों में बांटा है, 28 राज्य हैं, उस वक्त 11 प्रोविंसेस थी। कितनी प्रोविंसेस थी, 11 प्रांत प्लस 4 चीफ कमिश्नरी। 4 क्या थी, चीफ कमिश्नर। अब जरा ध्यान से समझना, आज पूरे भारत को हमने कैसे बांट रखा है, 28 राज्य हैं, है कि नहीं है, और कितने संघ शासित प्रदेश हैं, 8। ठीक वैसी समझो उस वक्त भारत को, कौन सा भारत, जिसमें डायरेक्ट अंग्रेजों का कंट्रोल है, जहां राजा रूजा का कोई सिस्टम नहीं है, सीधा अंग्रेज है वहां के हेड। उन्होंने भारत को बांटा हुआ है कितने प्रांतों में, जिनमें बॉम्बे, बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये सब आता है, पंजाब। और 4 क्या बनाई उन्होंने, चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी जैसे आज क्या होता है, यूनियन टेरिटरी, जहां पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा, वॉइस रहेगा। जैसे आज प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आप देखते हैं, राष्ट्रपति समझिए, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति देश का हेड ऑफ द स्टेट है। उस वक्त भारत में अंग्रेजों की तरफ से हेड कौन हो गया, वॉइस रॉय। अब वॉइस रॉय तो दिल्ली में बैठेगा, पर बॉम्बे, मद्रास, नीचे आपका जो इधर होंगे कैलकाटा, ये अलग अलग प्रांत है, यहाँ पे गवर्नर होंगे, क्या होंगे, गवर्नर। और गवर्नर का हेड कौन है, वॉइस रॉय। ठीक आज भी वही व्यवस्था है, ऊपर राष्ट्रपति है, उत्तराखंड का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर, हरियाणा का गवर्नर, राजस्थान का गवर्नर, कहीं का गवर्नर, ऐसा ये सिस्टम समझ में आ गया। तो वॉइस रॉय तो दिल्ली में बैठता है, 11 प्रांतों के 11 अलग अलग गवर्नर, लेकिन वो गवर्नरों का हेड कौन, वॉइस रॉय। लेकिन 4 चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी मतलब वहां पर सीधा कंट्रोल किसका होगा, वॉइस रॉय का। जैसे आज हम देखते हैं हमारा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई सीएम, गवर्नर, इस तरह से नहीं, राष्ट्रपति अपना नुमाइंदा भेज देता है और डायरेक्ट प्रशासन किसका चलता है वहां, राष्ट्रपति का। तो हम बोलते हैं ना उसको यूनियन टेरिटरी। जैसे दिल्ली को भी क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ को भी क्या बोलते हैं, यूनियन। यूनियन मतलब सेंटर का कंट्रोल है सीधा यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार
ये 4 चीज जहां पे किसका कंट्रोल है, सीधा वाइसरॉय का। बाकी यहां पर भी वाइसरॉय का ही कंट्रोल है, लेकिन गवर्नर के माध्यम से। इतनी बात समझ में आ गई? ये व्यवस्था थी उस वक्त। अब इतने बड़े भारत का बनाना है संविधान, कैसे बना है? बड़ा सिरदर्द है। राजा रजवाड़े भी हैं, वॉइसरॉय वाला सिस्टम भी है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त बात है, आंदोलन चल रहा है हिंदुस्तान में, आजाद करो आजाद करो, अंग्रेजों से हमें आजाद करो। अब सोचो, आजादी का जो आंदोलन चल रहा था, कभी जरा सोचिए आप, आंदोलन कहां चल रहा है? जरा छोड़ो बाहर की बात है, अपना उत्तराखंड देखो। एक तरफ टिहरी है, उत्तरकाशी है, आपसे ना उत्तरकाशी से, वहां भी, वहां वहां तो अंग्रेजों का शासन ही नहीं है। उन्हें किससे आजादी चाहिए? वहां तो राजा का शासन है। और वहां हमारे पौड़ी में हो रहा है आजाद करो, देहरादून में हो रहा है आजाद करो, तो यहां तो अंग्रेजों का शासन है। अब आप कभी सोचते हैं, भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थी, 562 के करीब। अब आंदोलन कहां चलता रहा होगा? जहां राजा रजवाड़ाओं का रहा। अब ये श्रीदेव सुमन जैसे नाम आपने सुने, ये अंग्रेजों के खिलाफ। अब हम बोलते हैं ना, हमारे भी उत्तराखंड के इतिहास में आप नाम सुनते हैं श्रीदेव सुमन जैसे। इनका सीधा क्या अंग्रेजों से कोई मुकाबला था, कि इनके ऊपर इनके राजा ही अत्याचार कर रहे थे? और राजा तो कोई फिरंगी नहीं है भाई। भारत में भोपाल है, हैदराबाद रियासत थी, कश्मीर रियासत थी, जूनागढ़ रियासत थी, राजस्थान में तो इतनी सारी रियासतें थी। वो तो सब अपने राजा है ना, अपने अपने रंग चमड़ी वाले हैं, हमारे लोग हैं। उन लोगों, वहां के प्रजा, वहां के लोगों पे क्या असर रहा होगा पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का? गांधी, नेहरू, पटेल, ये बड़े स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं, पूरे भारत में माहौल बना हुआ है। लेकिन जहां राजाओं का कंट्रोल था, यानी राजा का शासन भी कहीं ना कहीं ऐसा था जो दमनकारी था, जो अपने लोगों को दबाता था, अपने लोगों को कुचलता था। दूसरी तरफ जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में हिस्सा था, वहां आंदोलन चल रहे हैं, असहयोग आंदोलन चल रहा है कहीं पे, कहीं भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। यानी भारत की जनता भी दो भागों में बटी हुई है, एक सीधा जो अंग्रेजों के कंट्रोल में है। अब अंग्रेजों के कंट्रोल में रही तो कई जगह झूठा ही सही, मतलब दूसरे दरवाजे से डेवलपमेंट भी हुआ। अब आप खुद देखिए, आप टीरी आप भी उत्तरकाशी से, आप देखिए वहां पर शिक्षा की क्या स्थिति थी। राजा जो होते थे वो लोगों को जमीन ही नहीं खरीदने देते थे। आज भी जो पुराने लोग हैं, आपके पूर्वज दादा वगैरह, आज भी दिमाग में चलता है महारानी, वो जो हमारा सांसद है, सांसद, कुछ लोकसभा में कभी संसद में बोलते हुए नहीं, पर ना लोगों के दिमाग में महारानी, महारानी आ गई, रानी कमलेंदुमती साहब, फलाना है, फलाना, वो रानी मानते, रानी ऐसा मानते। अब तो हम प्रजातंत्र में है, लोकतंत्र में हम, फिर भी राजा रानी, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ये अभी भी मतलब, वैसे लोकतंत्र में, पर इनको ऐसा रहता है हम रॉयल ब्लड वाले हैं, हमारे खून रगों में जो खून दौड़ रहा है। ये राजस्थान की जो सीएम रही वसुंधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अंदर तो ये भावना रहती होगी ना, ये लोकतंत्र ना आता तो आज भी हम राजे रजवाड़े होते, हम चलते, और तो हमारा अलग ही। अब लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में आज ये सब किसके आगे झुके हुए हैं? प्रधानमंत्री कौन एक जो सामान्य व्यक्ति, और फिर भी कोई वही डिसाइड करेंगे तुम्हें टिकट मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। अब आप, ये है लोकतंत्र की पावर। और ये इतने बड़े उछलते थे राजा रजवाड़े सब, इनको इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्सी खत्म कर दिया। और इंदिरा गांधी तो कोई, उनका तो राज परिवार से, हालांकि वो नए तरह के राज परिवार बन गए बाद में, लेकिन उनका तो कोई लेना, नेहरू नूरू, इनका तो कोई खानदान, ये राजा रजवाड़े तो थे नहीं, लेकिन बाद में भारत की राजनीति के राजे रजवाड़े ये बन गए। और जो असल राजे रजवाड़े थे, ये सिंधिया विंधिया, ये जो परिवार थे, ये सब एक तरफ चले गए। अब मैं जहां से होके आया ग्वालियर, और ये तो पूरा सिंधियाओं का, ये जो पेशवा होते थे, पेशवा थे ना अलग अलग, आपको पता है, इनके अलग अलग जगह पे 5 जो अलग अलग रियासतें थी, वहां से इनका, जैसे गायकवाड़, जैसे सिंधिया, जैसे भोसले, ये नाम आपने सुने होंगे, इनका इस तरह से शासन चलता था। सारा शासन सिमटने वाला था, क्योंकि बन रहा था भारत का संविधान। और संविधान बनेगा यानी लोकतंत्र आएगा। यानी कि एक बात सुनिए, जब देश में राष्ट्रीय आंदोलन चलता था, तो कहीं ना कहीं राजा रजवाड़ों के पेट में भी दर्द होता था, घबराहट होती थी उन्हें, कि इसकी आग हमारे राज्य में ना फैल जाए। टिहरी के राजा को नहीं ना होगा डर कि कहीं लोकतंत्र की हवा यहां भी फैल गई तो मेरी राजपाट तो छिन जाएगा। अब सोचिए जरा, इस एंगल से आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। ऐसे माहौल में हमें बनाना है भारत का
तो बनाओ प्रियंका जी, कैसे बनेगा ऐसे? माहौल तो बड़ा अजीब सा हो रखा है, राजा रजवाड़े भी हैं, जो देसी रियासतें चल रही हैं, और उधर ब्रिटिश भारत भी है, और चीफ कमिश्नर अंग्रेज भी परेशान है। तो उनको ला दिया गया पॉलिटिक्स में, उनकी राज। और तो हमारी ही तो आज भी जो टीरी में जो सांसद है, तो वो अब वो है ना कि ये हम लोगों का वो है, अभी भी मानसिकता रहती है कहीं ना कहीं, उनको रानी ही बोल देते हैं लोग। वो हाँ, वो अपने आप को वो नहीं कर रहे थे ना, उनको थोड़ा सा ये झूठा, उन उन राजा रसवाड़ों को ये रखना था कि हाँ भाई तुम्हें भी सत्ता का सुख मिलेगा। पर अब तो देखो प्रधानमंत्री तो बिल्कुल इस बात पे विश्वास नहीं करते, टिकट विकेट ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया क्या उन्होंने एविएशन मिनिस्टर है इस टाइम, कोई बड़ा वो, अभी आगे देखते हैं उनको कहां से टिकट मिलता है कहां से नहीं मिलता। पर ऐसा है कुछ राजे रजवाड़े अच्छे भी थे, और कुछ राजा रुजा अजीब से थे। निजाम नुजाम जो ज्यादा ड्रामे कर रहे थे उनको तो पटेल साहब ने ठीक किया, हैदराबाद निजाम जो थे वो। लेकिन कई वहां पे भी रजाकार वगैरह थे, उन्हीं के तो ये ओवैसी जो चिल्ला, इनके अंदर भी ये दर्द तो है। ओवैसी जो है असदुद्दीन ओवैसी, इनको भी ये भी थे ना, वो राजे रजवाड़ों के साथ काम करते थे। वो तो पटेल साहब का डंडा ऐसा चला, सब ठीक हो गए। पटेल तो कोई राजा रजवाड़े नहीं थे, उन्होंने वो करा। अब ऐसी परिस्थितियों में बनना है संविधान। तो प्रियंका जी सोचो, अंग्रेजों को ये सारा माहौल, तभी तो उन्होंने इतने मिशन भेजे, वो परेशान हो गए, अरे किस किस से बात करें। और फिर हमारे देश के अंदर भी ऐसी स्थितियां, क्योंकि कांग्रेस जो सबके प्रतिनिधित्व की बात करती है, कांग्रेस को बदनाम किया गया, हिंदुओं की पार्टी, हिंदुओं की पार्टी, हिंदुओं की पार्टी है। और शुरू में तो कांग्रेस में सारे बंगाली थे, बैनर्जी, चटर्जी, बोस, घोष, सब। क्योंकि भाई बंगाली, तो आज वो बंगाल पिछड़ गया। आरबीआई की स्थापना कहां से हुई? बंगाल से। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बंगाल। कैलकाटा तो ऐसा होता था कि आज क्या हाल है बंगाल का। कलकत्ता मतलब बंगाल का, कलकत्ता का सारा ताज, सारा नूर, वो सब आज शिफ्ट हो गया है बॉम्बे, मुंबई में। अब वो तो कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुआ, वरना एक टाइम पे सोचो ना, कलकत्ता देश की राजधानी रहा है। और आज कलकत्ता कभी देखो तो ऐसा लगता है बंगाल हो तो पिछड़ा हुआ राज्य, गरीब राज्य। वो देश का सबसे स्वर्णिम राज्य होता था। बंगाल जो 10 साल पहले सोचता था, पूरा भारत उसके बाद सोचता था। मतलब बंगाल 10 साल आगे था, और अब बंगाल 40 साल पीछे चल रहा है। कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा? बड़ा विचित्र इतिहास है। पर पढ़ने वाली बात यह है, समझने वाली, कि यहां पर आपको समझना है, ऐसी परिस्थितियों में भारत के संविधान का निर्माण होना है। उस वक्त पूरे भारत की आबादी करीबन 40 करोड़ चल रही थी। 40 करोड़, पूरा भारत बोल दिया मैंने। पूरा भारत, चाहे राजाओं के अधीन हो, चाहे राजाओं के अधीन के लोग हो, चाहे ये टिहरी के लोग हो, कश्मीर के लोग हो, और उधर हैदराबाद के लोग हो, जूनागढ़ के लोग हो, भोपाल के लोग हो, इंदौर के लोग, ये सब भी, और जो बॉम्बे, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पूरे इंडिया को मिला के कितने लोग थे? अब 40 करोड़ लोगों के लिए बनाना है संविधान। इसी प्लान ने बोला पूरे भारत की आबादी को डिवाइड कर दिया जाएगा। पूरे भारत की आबादी को इस तरह से डिवाइड किया जाए, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। यानी पूरे भारत से क्या स्थिति बन रही है? 10 लाख पर एक प्रति। 10 लाख होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन लोगों पर एक कैंडिडेट होना चाहिए। इस हिसाब से देश में सीटों का बंटवारा हुआ पूरे भारत में, और रफली जो सीटें निकल के आई, वो निकल के आई 389। अगर उस हिसाब से देखो तो कितनी आनी चाहिए थी? 400। 400, पर ऐसा नहीं 10 लाख तो बिल्कुल फिट 10 लाख ही होगा। कहीं पे 10 लाख से 11-12 लाख हो गया, कहीं पे 8-9 लाख। आज भी तो आप देखते हो पूरे उत्तराखंड की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है, और सांसद है लोकसभा के 5। तो इस हिसाब से बांटे तो एक सांसद लगभग 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है लोकसभा। इस हिसाब से देखें हम 10 लाख वाले हिसाब से, तो उत्तराखंड में कम से कम लोकसभा के कितने सांसद होने चाहिए? 10। तब ये वाला पैमाना फिट होगा। इस हिसाब से तो यूपी को देखो, यूपी की पॉपुलेशन पहुंच गई है 22-23 करोड़,
220 230 सीटें तो अकेले यूपी से हो जाएंगी, लेकिन यूपी की सीटें हैं 80। अब 22-23 करोड़ लोगों पे 80 सांसद, यानी एक सांसद सोचो कितनी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा। तो ये तो रफ एस्टिमेट, जो टोटल सीटें निकल के आई कितना आ गई बात समझ में। यहीं से आपका पहला प्रश्न तैयार हुआ, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, बोलो। 389, याद रहेगी बात, 389 टोटल है, टोटल पूरे भारत की। अब 389 टूटेगी, और इसको ध्यान रखना, 389 को हम 296 अलग तोड़ देंगे और 93 अलग तोड़ देंगे। कैसे तोड़ दिया हमने, अब ये कितनी हो गई, 6 और 3 9, 9 9 18 हासिल लगा, 1 3 और 1 2 और 1 3, 389 टोटल सीट्स हो गई। 389 में से बेटा मैंने 296 अलग कर दी और 93 अलग कर दी। 296 को भी मैंने ऐसे कर दिया कि 292 एक तरफ कर दिया, 4 एक तरफ कर दिया, कर सकता हूं ना। 292 प्लस 4 296 तो हुआ, 4 अलग कर दी और 292 एक साथ लिख दी, और 93 एक साथ लिख दी। ये 93 है, 93 है। अब क्यों करा सर आपने ऐसा, तो इसके पीछे कारण है। दरअसल ये 296 सीट्स थी, ये सीटें आ रही थी ब्रिटिश इंडिया से। ब्रिटिश इंडिया का मतलब जहां डायरेक्ट अंग्रेजों का भारत पर कंट्रोल, यानी जो 11 प्रांत है ना, 11 प्रांते, उन 11 प्रांतों से हमारे पास सीटें आ रही थी 292। और मैंने बताया था आपको 4 चीफ कमिश्नरी, बता रहा था अभी, 4 चीफ कमिश्नरी थी, हर कमिश्नरी के पास एक सीट, तो 4 कमिश्नरी 4 सीट, 292 और 4 296, यानी 296 सीटें सीधा सीधा उन क्षेत्रों से आनी थी जहां पर अंग्रेजों का कंट्रोल है, शासन। और 93 सीटें आनी थी देसी रियासतों से। यानी आप सोचो भारत की उस वक्त ज्यादातर आबादी किसके अंडर आती थी, अंग्रेजों के या राजा रजवाड़ों के, अंग्रेजों की। आ गई बात समझ में, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन जो पूरा भारत है, उन्होंने कितने में भाग बांटा हुआ, 11 प्रांतों में 4 कमिश्नरी, टोटल यूनिट हो गई 15, उनसे टोटल सीट आ रही है 296। और पूरे भारत में 562 रियासतें हैं, तो टीरी जैसी तो बहुत छोटी छोटी रियासतें भी थी, कोई बड़ी बड़ी रियासतें भी थी जैसे हैदराबाद जैसे, इन सब से मिला के सीटें कितनी आ रही हैं, 93। इससे बनी हमारी संविधान सभा। अब प्रश्न यह है कि भाई ब्रिटिश इंडिया जो है वो तो अंग्रेजों के अधीन है, यहां पे तो चुनाव हो जाएगा, लेकिन राजा रजवाड़े, अब मान लो टिहरी से किसी को प्रतिनिधित्व करना है, हैदराबाद से करना है, क्या राजा रजवाड़े तैयार होंगे पार्टिसिपेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, होंगे आयुष, नहीं होंगे। राजा रजवाड़ों के लिए तो एक खतरा है, लोकतंत्र आया तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर यहां पे ये व्यवस्था की गई, भाई 296 सीटों पर तो होगा निर्वाचन, क्या होगा, वोटिंग होगी, वोटिंग होगी। वोटिंग में अलग अलग पार्टियां कंटेस्ट करेंगी, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, स्वराज पार्टी है, फलाना है, सब में सीटें आ जाएंगी जितनी भी आएंगी, जिसको जैसे मिलेगी। और 93 सीटों पर राजा रजवाड़ों को बोला, देखो भाई हैदराबाद के निजाम या भोपाल के नवाब या फिर हो कहीं के राजा रजवाड़े, आपको हम ये बोल रहे हैं, आप अपने क्षेत्र का, आप अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई एक प्रतिनिधि मनोनीत कर दे। वहां का जो राजा है, वहां का जो हेड है, वो क्या कर दे, अपने प्रतिनिधियों का मनोनयन कर दे। तो हमारी संविधान सभा में कुछ सदस्य तो आएंगे निर्वाचन से, कुछ सदस्य आएंगे मनोनयन से। यहां से दूसरा प्रश्न तैयार हो गया, संविधान सभा की प्रकृति कैसी थी। संविधान सभा ना तो पूरी तरह निर्वाचित थी, यानी इलेक्टेड भी नहीं थी, चयनित, ना पूरी तरह मनोनीत थी, बल्कि संविधान सभा अर्ध निर्वाचित अर्ध मनोनीत, दोनों तरह के सदस्य थे इसमें, निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। क्योंकि इन राजा रजवाड़ों ने इलेक्शन तो कराना नहीं है, कभी होता है राजशाही में इलेक्शन, वहां तो सीधा होता है राजा का बेटा राजा, फिर उसके बाद वो राजा, फिर उसके बाद वो राजा। राज परिवार में तो ऐसा चलता है, ऐसा ना कि आज बार हमें किसी आम आदमी को उठा के बिल्कुल बना दे हम राजा, ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में तो ऐसा होता है, आम आदमी क्या, कोई भी आदमी वहां पे राजा बन जाए, किसकी किस्मत कब चमक जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता लगता। तो लोकतंत्र यहां पर जो है, यहां पर इलेक्शन होगा और यहां पर नॉमिनेशन होगा।
तो इलेक्शन किस पे हुए? 296 सीटों पे इलेक्शन हुए। जून में ये आया था, जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद 296 सीटों का आया रिजल्ट। अभी मैं कोई जिक्र ही नहीं कर रहा हूं पाकिस्तान पाकिस्तान, वो अभी इस साल की बात ही नहीं है, वो अगले साल की बात है। 296 सीटों का रिजल्ट लाया जिसपे इलेक्शन हुए। 208 सीटें आ गई कांग्रेस, 73 सीटें आ गई मुस्लिम लीग को, और 15 सीटें आ गई अदर्स, छोटे मोटे निर्दलीय सिंगल पार्टी। कितनी सीटें आ गई टोटल? 208 का जब रिजल्ट आया ना, रिजल्ट में देखो सबसे बड़ी पार्टी कौन आई, यानी संविधान सभा में किसका बोलबाला होगा? अब आप देख लो, खुद पता लग रहा है आपको, संविधान सभा में बोलबाला। इसलिए कई लोग आलोचक बोलते हैं कि संविधान सभा तो कांग्रेस के ही देन है, इसमें सारे कांग्रेसी थे। तो उस वक्त कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी ना देखा जाता, उसको उस तरह से देखा जाता कि वो नेशनल मूवमेंट लड़ रही थी। तभी तो कांग्रेस ने इतने साल तक भारत पे राज किया, क्योंकि अब तो वो पीढ़ी निकल गई है। लेकिन जो हमारे दादाजी वाली पीढ़ी थी, उनके दिमाग में तो ये चलता था ना, कांग्रेस, ओहो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, देश के लिए इतना संघर्ष। तो अभी पुराने जो लोग हैं ना, जो पुराने बच्चे भी होंगे, जो हमारे वृद्ध जन, बूढ़े बाढ़े, वो देखना वो कांग्रेस को बिल्कुल ऐसा मानते कि उनके दिमाग में ऐसा चलता था, कांग्रेस, नेहरू जी, इंदिरा जी, बहुत सम्मान के साथ। तो ये क्योंकि वो उनकी उनकी वो नहीं, उन्होंने पीछे से देखा ना पूरा हिस्ट्री, वो उस टाइम के 40-50, अब तो कई लोग निकल चुके हैं इस दुनिया से, पर 40-50 वही लोग तो आगे चल के थे इतने सालों तक, 60-70-80 के दशक तक आप देखिए कांग्रेस को उन्होंने बहुत ज्यादा तगड़ा समर्थन दिया। अब फिर नई पीढ़ी आई जो हमारे माजी पिताजी की थी, वो इंटरमीडिएटरी थे थोड़ा, उन्होंने अपने माता पिता से सुना, कुछ चीजें देखी, और फिर एकदम अब हम नई पीढ़ी आ गए। तो समय के साथ अब आगे हमारे बच्चे, फिर उनके बाद उनके बच्चे, नया नया मिजाज बदलता रहेगा, सरकारें बदलती हैं, निजाम बदलते हैं, समय के साथ तो हर चीज बदलती है। तो आप देखिए 296 सीटें और 93 सीटें, ये याद रहेगा सबको। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? इनको कितनी मिली? इनको कितनी मिली? 15 अन्य सदस्यों को। सरकार किसकी बनेगी? सरकार बनेगी अब, यानी ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ये सरकार किस लिए बन रही है? अब जब हम भारत को आजाद करेंगे तो भारत की ताकत, भारत का शासन कौन संभालेगा? तो अभी वॉइस रॉय तो हेड है, जैसे आज राष्ट्रपति होता है। भारत आजाद नहीं हुआ, पर व्यवस्था शुरू होने लग गई है। वॉइस रॉय तो कौन है? वेवेल, यानी वेवेल तो बॉस है। अब वेवेल के एकदम नीचे, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे इस टाइम, प्रधानमंत्री का पद नहीं है, लेकिन वेवेल के एकदम नीचे, यानी वेवेल के बाद जो सेकंड टॉप मोस्ट आता है, यानी राष्ट्रपति के बाद जो एकदम हेड, वो हो गया जो आज का पीएम होता है, वो बना दिया पंडित नेहरू। इससे क्लियर हो गया कि जैसी भारत आजाद होगा तो असली व्यक्ति कौन बनने वाला है, असली प्रधानमंत्री। तो 1946 में, अब इस बात से लेके मुस्लिम लीग के पेट में तो दर्द होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि मुस्लिम लीग को तो कोई यहाँ पे, लेकिन उस वक्त ये थोड़ा था कि तुम अलग पार्टी हो। आज ऐसा बोल दे कि भाजपा कांग्रेस क्यों लड़ती है, मिलकर सरकार बना ले, ऐसा बोल सकते हैं आज? उस वक्त ये था भाई, अभी भारत ट्रांजिशन फेस में, ट्रांजिशन समझ रहे? भारत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जा रहा है। अभी ये ना सोचे कि हम अपोजिशन प्रेपोजिशन ये वो अलाना फलाना, हम मिलकर काम करें और मिलकर सरकार बनाएं, क्योंकि अभी सबसे बड़ा चैलेंज है अंग्रेजों को भारत से बाहर करना। धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन इनका आपस में अंदर लड़ाई शुरू हो रही है। तो कांग्रेस ने बुलाया भी उनको, मुस्लिम लीग को, आओ हमारे साथ पार्टिसिपेट करो। और आपको पता है सरकार बनी भी थी, मुस्लिम लीग आई भी थी, लेकिन वो इनको परेशान करने के लिए आई थी कि कोई काम नहीं होने देंगे, और फिर वो चली भी गई। तो 2 सितंबर का वो दिन आया 1946 में, जब सरकार बन गई। इसे बोलते हैं अंतरिम सरकार, आजादी से पहले वाली सरकार। अभी एक सरकार 1947 में भी बनेगी, लेकिन ये अभी ऐसी सरकार है, इसे समझो कंबाइंड सरकार, पाकिस्तान। आपको पता है इसमें वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। तो उस वक्त तो कंबाइंड चल रहा था। आरबीआई बेचारा हमारे लिए भी नोट छापेगा, बाद में पाकिस्तान का भी छापेगा लंबे समय तक। चीजें तो एक ही थी ना शुरू में, सेना भी बटेगी। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम 1946 में है और 2 सितंबर की तारीख है, वर्ष 1946, बन गई अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मुखिया कौन? वेवेल। लेकिन वेवेल के नीचे एकदम कौन?
नेहरू, नेहरू किस पार्टी से? तो नेहरू को ही क्यों ऊपर रखा? क्योंकि आप समझिए कांग्रेस का ही तो बहुमत है, तो जिसके पास मेजोरिटी होगी वही तो सरकार में होगा। अब देशी रियासतों का तो अभी कोई सरकार से डायरेक्ट लेना देना, उनको तो यही समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, संविधान में भाग भी ले कि नहीं ले। आ गई ये बात समझ में? इन सब के बीच मुस्लिम लीग का मान मनोबल शुरू हुआ। मुस्लिम लीग मान जाओ मान जाओ। मुस्लिम लीग ने तो पहले ये सितंबर में सरकार बनी, और याद कीजिए 16 तारीख को क्या होता अगस्त में, डायरेक्ट एक्शन डे हो गया था, क्योंकि वो तो कैबिनेट मिशन प्लान से चिड़ी हुई थी। सितंबर 1940 में सरकार बन गई है, फिर भी प्रयास चला, कई दौर की बातचीत हुई, आगे चल के मुस्लिम लीग आती भी है, शामिल होती भी है, लेकिन मुस्लिम लीग फिर इससे सरकार से अलग हो जाती है। झटके पे झटके लग रहे थे सरकार को। इस बीच ऐसी परिस्थितियों में दिमाग की दही बन गई, बिल्कुल खिचड़ी बन गई, फिर भी संविधान का काम शुरू हुआ। ऐसे माहौल में आ गया महीना दिसंबर, तारीख है 9, सुबह के बज रहे हैं 11, हम हैं जगह पे पुरानी संसद, कमरा नंबर सेंट्रल हॉल, 11 बज गए। आओ सब, सारे लोग शामिल, संविधान सभा की पहली बैठक होनी है आज। कहां पहुंच गए हम? दिसंबर का महीना है 1946, सरकार बन चुकी है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में गुत्थम गुत्ता लगी हुई है, हिंदू मुस्लिम दंगे भी जगह जगह थोड़े बहुत हो रहे हैं। ऐसे माहौल में अब संविधान सभा का काम शुरू हो रहा है। संविधान सभा 9 दिसंबर की तारीख है, जगह है दिल्ली। दिल्ली में जो हमारा पुराना अब तो नया आ गया संसद भवन, पुराना संसद भवन जो अभी तक संसद थी हमारी, सेंट्रल हॉल में सुबह के बज रहे 11, सब इकट्ठे हो गए, अब दूर दूर से आ रखे सदस्य ना, सब पहुंच गए। क्या मतलब क्या है आज माहौल, क्या बन रहा है, क्या करना है हमें, सबको, किसी को पता है किसी को नहीं भी पता, सब आ रखे हैं, सब इकट्ठे हो गए। नहीं आते कहीं जैसे किसी शादी में बारात में जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, करना क्या है, अगला प्रोग्राम क्या है, आज आज का एजेंडा क्या है, तो सब इकट्ठे हो गए, सबकी बारात इकट्ठी हो गई बैठ गए। अब क्या करें, ये बैठ रही है हमारी संविधान, मुस्लिम लीग तो बॉयकॉट करेगी। उसने कहा संविधान संविधान, दिमाग खराब मत करो हमारा, हमें देश दो अलग पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की तो बात किसने नकार दी? कैबिनेट में। और कांग्रेस कह रही आओ हमारे साथ सरकार, अरे सरकार दिमाग खराब, सरकार संविधान की बात मत करो, हमें देश दो। अब उनका तो अलग ही ड्रामा चल रहा था, लेकिन यहाँ तो काम शुरू होगा। अब कोई बोले ना कि हम नहीं आ रहे शादी में तुम्हारी, हम बारात में नहीं आ रही, नहीं आने तो मत आओ। किसी के बारात में नहीं आ जाने से क्या दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ेगा, तो जाएगा अपनी, आगे बारात चलेगी उसकी। तो यहां पर यही बात चल रही है, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, हम तो आगे काम करेंगे। अब होगा क्या, यहां पर तारीख है बच्चों 9 दिसंबर 1946, इसे बोलते हैं आप संविधान सभा की पहली बैठक। अब प्रथम बैठक हुई तो भाई सब लोग इकट्ठे हो गए, वो अब इधर उधर की छुई लगाने लग गए, इधर उधर की बात करेंगे ना, यहाँ की बातें वहां। अरे भाई काम करने के लिए आ रखे हैं, सब करना क्या है, तो अब काम कैसे होगा? अब मैं इधर से क्लास से बाहर चले जाऊं तो कोई वो उनसे बात करेगा, आयुष किसी के, कोई किसी की चुटियां खींच रहा, कोई किसी को चूटी मार रहा, कोई कुछ, यही माहौल रहता है। अब यहाँ पर एक दूसरे को परेशान करने वाली बात। अब यहाँ पे एक व्यक्ति आए हेड, जो सबको क्या करे, कमांड करे। तो इसी भी देखा कि भाई सारे लोग तो एक से एक धुरंधर हैं। अब पढ़े लिखे भी लोग काफी थे, जैसे आप देखते हैं ये राजेंद्र प्रसाद खुद वकील है, इसके अलावा पटेल साहब भी वकील हैं। पटेल जो आपके कौन, सरदार पटेल बड़े वकील थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकील, एक से एक बड़े लोग, भूला भाई देसाई, सारे लोग इकट्ठे हैं। अब इनमें देखा भाई ऐसा जब माहौल हो और हमें कार्रवाई शुरू करनी हो तो क्या किया जाए। तो भाई एक चीज होता है अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, जो पूरी सभा को कोऑर्डिनेट करे, सब लोगों को सही तरीके से चलाए। इसके लिए फिर देखा गया सब तो एक से एक धुरंधर है, अब किसको बनाया किसको नहीं बनाया, कौन ऐसा बड़ा सिंसियर व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है। फिर फ्रांस का संविधान पलटा गया, और फ्रांस के संविधान में व्यवस्था है कि जब भी कभी ऐसा माहौल हो तो जो उम्र में सबसे बड़ा है, सारे लोग इकट्ठे हैं, उम्र में जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति है उसको बना दिया जाए हेड, अध्यक्ष। ये फ्रांस के संविधान से प्रोविजन है। अब इन उम्र में सबसे बड़ा व्यक्ति, उनमें बूढ़ा, सबसे बूढ़ा ढूंढो ढूंढो ढूंढो, तो सबसे बड़े उम्र में कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इसलिए उनको पकड़ दिया, पकड़ लिया मतलब उन्हें बोला गया, ऐसे नहीं कि उन्हें पकड़ के बिठा दिया, उनसे आग्रह किया, और वो बन गए संविधान सभा के
तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बोल दीजिए आप, या अंतरिम अध्यक्ष बोल दीजिए। अंतरिम समझ रहे, जैसे आज एक टर्म पढ़ते हैं हम प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, ऐसा ही है ये। प्रोटेम स्पीकर को पहले राष्ट्रपति शपथ दिला देते हैं, फिर प्रोटेम स्पीकर बाकी सारी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ठीक यही काम है यहां पर। अभी अध्यक्ष प्रॉपर नहीं है ये फॉर अ टाइम पीरियड, फॉर अ टाइम बीइंग के, और आगे तो राजेंद्र प्रसाद आएंगे आएंगे। तो ये है यहां पर, और अब सब बैठ गए हैं। डॉक्टर संजय गांधी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई बच्चों? 9 दिसंबर 1946। कहां पर हुई? दिल्ली, केंद्रीय कक्ष, संसद पुरानी, 11 बजे शुरू हो रही है। इसके प्रेसिडेंट कौन बने? और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कार्रवाई के शुरू होने के साथ ही भारतीय संविधान की मतलब जो ऑफिशियल शुरुआत है वो प्रारंभ हो गई। यह है पहली बैठक। इसके बाद अभी 9 के बाद 11 को होनी है, जब वो आएंगे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष बनेंगे। आपके एच.सी. मुखर्जी आएंगे, बी.एन. राव सलाहकार बनेंगे। 13 तारीख को उद्देश्य का प्रस्ताव होगा। ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। करते 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 एक तारीख आएगी 26 नवंबर। ये पहली बैठक थी, ये अंतिम नहीं है, अंतिम नहीं है। इस दिन लेकिन संविधान बनकर तैयार हो चुका है, और संविधान सभा ने इस संविधान को क्या कर दिया है? एडॉप्ट, स्वीकार कर लिया है, आत्मार्पित कर लिया है, अधिनियमित कर लिया है। फिर एक फाइनल बैठक बुलाई गई फॉर्मेलिटी के लिए, वो आई 26 जनवरी। काम तो सारा यहां तक हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को फाइनली ये लोग आए। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया, चुन लिया गया उनको। 26 जनवरी से वो अपनी पद पे आ जाएंगे। और जो आपका ये 24 जनवरी है, ये लास्ट बैठक है। 26 जनवरी से देश क्या हो गया? गणतंत्र घोषित हो गया। 26 जनवरी 1950। तो पहली बैठक 9 दिसंबर की है, अंतिम बैठक 26 जनवरी, सॉरी 24 जनवरी, मैंने 24 जनवरी 1950 की है, और 26 को देश हो गया गणतंत्र। इस बीच टोटल कितने सेशन हुए संविधान सभा के? 11 सत्र हुए। ऐसा थोड़ा कि शुरू हो गया तो रोज रोज बैठक होती है। जैसे हमारा चलता है ना लोकसभा का सत्र 2 महीने, फिर बीच में 10-15 दिन 20 दिन का इंटरवल भी होता था इनका। तो 11 सत्र हुए प्लस एक अंतिम बैठक हुई। वो कब हुई? 24 जनवरी। इस तरह से हमारी संविधान सभा ने काम किया, और 2 साल 11 महीने 18 दिन की अथक प्रयासों के बाद इस संविधान को बना दिया गया। ठीक है, अंतिम बैठक 24 जनवरी की। याद रहेगी बात। उसी 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद को हमारा राष्ट्रपति चुना गया। उसी 24 जनवरी को जनगण मन को राष्ट्रगान चुना गया। उसी 24 जनवरी को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत चुना गया। आ गई बात, समझ गए? इतनी यहां तक क्लियर हो गई बात? चलिए फिर आप थोड़ा लिख भी लीजिए। यहां तक किसी को कोई प्रश्न, डाउट समझ में आई? मतलब सारे पक्ष में आपको बता रहा हूं कैसे कैसे पढ़ना है इसको। पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, याद करने वाला। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्टार्ट कीजिए। निर्माण प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं, संविधान सभा देख रहे हैं। प्रियंका जी, हमने कहां तक लिखा था? हाँ, ठीक है, हेडिंग डालिए, भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं।
निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। किसका बर्थडे आज? आपका है? आप किसका बर्थडे है? स्वाति दीदी जो आती है मॉर्निंग में, तो आप लोग गए थे? तो आप लोग क्यों नहीं गए? कोई भी नहीं आया? देखो स्वाति दीदी ने फिर भी तुम्हारे लिए केक भेजा है। चलो लिखो, एक हेडिंग डालिए पृष्ठभूमि, वो लिख दिया ना, उसके अंदर सब हेडिंग पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कोई बात नहीं, दोनों बचे लो। लिखो पहला पॉइंट, लिखो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार। लिखो पहला पॉइंट, भारत में संविधान, बैकग्राउंड लिख दिया, पृष्ठभूमि। भारत में संविधान सभा का प्रथम विचार सर्वप्रथम 1934 में, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता, जिनका नाम मैंने बताया आपको, एम एन रॉय, इंग्लिश में लिख देना नाम चाहे, वामपंथी नेता एम एन रॉय, M.N.R.O.Y, एम एन रॉय द्वारा रखा गया। इसी वर्ष स्वराज पार्टी द्वारा भी, इसी वर्ष स्वराज पार्टी द्वारा भी संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। इसी वर्ष स्वराज पार्टी द्वारा भी संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1935 में, वर्ष 1935 में, वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की, वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद, वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में, 1938 में, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु, भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसे आप बोलते, वोटिंग राइट, वयस्क मताधिकार की बात कही। यानी संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा क्या बनेगी, उसका चयन कैसे हो? लोगों के द्वारा चुने गए। हालांकि ऐसा हुआ था क्या, हमारी संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं थी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। तीसरा पॉइंट, यानी नेक्स्ट, नेहरू की इस मांग को, नेहरू की इस मांग, नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने
सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया, नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया, और यही प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप से जाना जाता है। और यही प्रस्ताव वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। इसको अंडरलाइन कर देना। अगस्त प्रस्ताव पहली बार ऐसा था कि अंग्रेजों ने भारत के संविधान निर्माण की मांग को पूरी तरह से स्वीकार किया, ऑफिशियली अंग्रेजों की तरफ से। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्ष 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। आगे लिखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्ष 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण हेतु भेजा गया। क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण हेतु भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया एवं कांग्रेस भी इसके पक्ष में न रही। याद है, पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक, बोला था ना इसको। एवं कांग्रेस भी इसके पक्ष में नहीं रही। अब स्टार पॉइंट, अब आपको पता है इसी बीच क्या हो रहा है। वर्ष 1945 सितंबर के महीने में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। ऑफिशियली कब एंड हुआ था दूसरा विश्व युद्ध? सितंबर में। वैसे तो उसकी हालत खराब हो गई थी, अगस्त में उसमें बम पड़ गए थे जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में, कॉमा। इस समय तक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में, इस समय तक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में, ये लिखा है यहां पे क्लेमेंट एटली, एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी थी और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता एवं संविधान निर्माण सभा के प्रयासों को तेज कर दिया। एवं संविधान निर्माण सभा, भारत की स्वतंत्रता एवं संविधान निर्माण सभा संबंधित प्रयासों को तीव्र कर दिया या तेज कर दिया। इसी कड़ी में अब आ रहा है कैबिनेट मिशन। इसी कड़ी में
इसी कड़ी में वर्ष 1946 में इसी कड़ी में वर्ष 1946 में तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। अब हेडिंग डालिए कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य, उनके नाम लिख लीजिए, बोर्ड पे लिखे। कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य कौन कौन है? हिंदी में तो नहीं लिखने, इंग्लिश में लिख दो उनके नाम। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स देखो पहले भी आ चुके हैं, 4 साल पहले 42 में भी आए थे ना, दोबारा आए हो। और फिर कौन आया? पैट्रिक लॉरेंस एक नाम है, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर बोले, सिकंदर नहीं बोलते, सिकंदर को इंग्लिश में अलेक्जेंडर बोलते। ये तीनों नाम लिखने के बाद आगे लिखे हैं, कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का स्वरूप स्वीकार कर लिया गया। अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का स्वरूप स्वीकार कर लिया गया, कॉमा, जिसे संविधान सभा कहा जाता है। जिसे संविधान सभा कहा जाता है। लिख दिया संविधान। अब लिखो कैबिनेट मिशन की विशेषताएं, हेडिंग डालो कैबिनेट मिशन की विशेषताएं। क्या क्या बोल रहा है कैबिनेट मिशन? पहला पॉइंट खुद लिखेंगे, कैबिनेट मिशन ने पूरे भारत को कितने सीटों में बांटा? 389। तो वैसे ही आपको बनाना है जैसे मैंने बनाया था। लिखिए विशेषताएं, हेडिंग है, लिखिए संविधान सभा की कुल, ये आपको साइड में ध्यान रखना है, भारत की आबादी लगभग 40 करोड़ थी उस वक्त। संविधान सभा की कुल 389 सीटें निर्धारित की गई। 300 क्या बोलते हैं इसे? 89 क्या बोलते हैं? 89। 89 तो वैसे बोलते हैं ना, एक और हिंदी में इसका नाम है नवासी ना। 389 389 सीटें निर्धारित की गई। भाई नवासी मुझे ज्यादा आता नहीं, तो ये मैंने 389 बोल रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। 389 सीटें निर्धारित की गई। इसमें ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले ब्रिटिश सरकार के लिखा था ना मैंने, प्रत्यक्ष शासन वाले डायरेक्ट क्षेत्रों से 296, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले क्षेत्रों से 296 296 सीटें, तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई। 93 देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई। 93। अब पूरा डायग्राम बनाओ ऐसा, 389 ऊपर लिखो, 296 93। 296 को तोड़ो दो भागों में, 292 और 4। 292 में लिखना 11 ब्रिटिश प्रांतों से ये सीटें आ रही थी, 11 ब्रिटिश प्रांतों से।
4 लिख देना मुख्य कमिश्नरी प्रांत। चार मुख्य कमिश्नरी प्रांत से और 93 रियासतों से आई। ठीक है, 93 रियासतों से। अब 93 के आगे साइड में लिख देना मनोनयन होगा, वहां छोटा छोटा लिख देना, और 296 में लिख देना निर्वाचन होगा। एक तरफ लिख देना निर्वाचन, एक तरफ लिखना मनोनयन। फिर अपने आप छोटा सा लिखना चुनाव हुए थे कब, जून जुलाई के महीने में, और जब रिजल्ट आया, क्या आया रिजल्ट, 296 सीटों में से कांग्रेस को कितनी मिली, 208। वो खुद लिखना है, बोर्ड पे लिखा है, सब कुछ अपने हिसाब से लिखना है। 296 सीटों पे निर्वाचन होगा, चुनाव हुआ, उसमें से 208 कांग्रेस को, 73 सीटें लीग को, मुस्लिम लीग को, 15 सीटें स्वतंत्र एवं अन्य पार्टियां, छोटी छोटी पार्टी। तो 208 सीटें के साथ कांग्रेस बड़ी पार्टी बनी। हालांकि मुसलमानों ने भी देखो कितना वोट दिया उनको, मुस्लिम लीग इस वक्त तक बड़ी पार्टी बन चुकी, 73 सीटें कम नहीं है। और इससे मुस्लिम लीग को लगने लगा कि हाँ पाकिस्तान बनने की कुछ संभावना हो सकती है। वरना उस टाइम सारे मुस्लिम, अगर मान लो मुस्लिम लीग की सीटें आती केवल 5, 6, 7, तो आज पाकिस्तान ना बना होता, है ना। लेकिन कुछ मुसलमानों का तब तक मूड चेंज हो चुका था, उन्होंने मुस्लिम लीग को भी, मतलब आप देखिए 296 में 73 इतना खराब नंबर भी नहीं है, 73 सीटें आ गई उनकी, तो उनको लगने लगा कि हाँ कुछ दाल गल सकती है हमारी। हालांकि जिन्ना ने आजादी के बाद कहा था, पार्टीशन के बाद, मुझे लगता नहीं था कि पाकिस्तान बन जाएगा, और उनका जो सपना है वो हो ही गया पूरा। लेकिन वो बेचारे उसके बाद गुजर ही गए। इधर से गांधी जी भी गुजर गए, फादर ऑफ नेशन, हमारे भी नहीं रहे फादर ऑफ नेशन, उनके भी नहीं रहे। गांधी जी ने कितनी आजादी देखी, उनका सितम अगस्त में भारत आजाद हुआ, और देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना, 5 महीना। और जिन्ना की भी डेथ आसपास ही हुई, फिर 1-1.5 साल के अंदर ही, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना 48 में चले गए। तो देखो 1 साल के अंदर ही सब क्या ही क्या हो गया। अब कई लोग बोलते हैं जिन्ना 48 में गए तो इससे बढ़िया 47 में ही चले जाते हैं, तो ये तो नहीं होता ना। अब देखो जो कोई चीज लिखी होगी, है ना, अगर वो पहले ही मर जाते मान लो 46 में, 47 में, कहते टीबी था उनको, टीबी बीमारी थी उनको, ट्यूबरक्लोसिस, मरना था, पर वो देखो देश बना के, एक देश बना के मरे। लेकिन उन्होंने जैसा देश बनाया, उसके बारे में एक कहावत है कि हर देश की अपनी एक आर्मी होती है, नहीं होती, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन आर्मी। जैसे भारत की आर्मी है, चीन की आर्मी है, जापान की। लेकिन आपने कोई ऐसा देश देखा जिस आर्मी के पास देश हो, पाकिस्तान, पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है। मतलब इसका मतलब क्या है कि वहां सब कुछ जो शासन चलता है किसका चलता है, आर्मी का। और आर्मी की रोजी रोटी किससे चलेगी, भारत के साथ दुश्मनी से। दैट इज द। फिलहाल इसको देखिए आप, और इसको आप नोट कर लीजिए। इसके साथ ही आपकी क्लास पूरी हुई। अब आपसे कल बात होगी आगे की, और तब हम बढ़ेंगे संविधान सभा में। चलिए धन्यवाद।